हेलो डियर ट्रेनीज, मेरा नाम अनीता सिंह है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से संबंधित विषय ट्रेड परिचय के संबंध में आज मैं आप सबको प्रशिक्षण देने जा रही हूँ। मेरा आज का यह वीडियो स्पेशली को कंप्यूटर ऑपरेटिंग के बच्चों के लिए है, लेकिन इस वीडियो को अदर ट्रेड के बच्चे भी देख सकते हैं। ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में बेसिक नॉलेज बताई गई है कंप्यूटर के बारे में। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रेड के विषय के से परिचित हो लेते हैं कि इस विषय में क्या बताया गया है। देखिए, कंप्यूटर जो कि हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रतिदिन के कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं और इसकी महत्ता दिन ब दिन नवीन कार्य क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। इसका प्रयोग किसी भी संदेश को या किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फिल्म जगत में, उद्योगों में, व्यापार में और शोध में, यातायात, संचार इत्यादि अनेकों क्षेत्रों में किया जाता है और इसके माध्यम से हम घर बैठे कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम किसी भी सामान की खरीदी या बिक्री करना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से कोई भी सामान की खरीदी या बिक्री कर सकते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका कार्य है गणना करना। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, कंप्यूटर क्या है। आइए हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार एक कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस पर किसी भी सूचना या प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार इच्छित रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह 8 अक्षरों से मिलकर बनी है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये 8 अक्षरों से मिली है। यह कंप्यूटर के अंग्रेजी शब्द का ये शब्द विच्छेद है। इसको हम जानते हैं। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। तो इसका इन सारे शब्दों का कुल मिलाकर यह मतलब होगा कि सामान्य रूप से संचालित होने वाली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका प्रयोग तकनीकी, शिक्षा और शोध कार्यों में किया जाता है। तो कंप्यूटर का मुख्यतः यही अर्थ होता है, जिसका प्रयोग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका प्रयोग तकनीकी, शिक्षा व रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये देखिए 5 पॉइंट लिखे हैं हमने। कंप्यूटर को इन 5 भागों में बांटा गया है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, गणितीय यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ये 5 मुख्य भाग हैं। इन पांचों भागों को मिला के ही कंप्यूटर पूरा होता है, कंप्यूटर बनता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है इनपुट। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट, इसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा ही कंप्यूटर कार्य करता है। इनपुट का कार्य
यह है कि जो भी डेटा या आदेश इन्हें दिया जाता है उसे बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में ये भेजते हैं और फिर आउटपुट यूनिट उसी को बाइनरी कोड में जो डाटा भेजा गया है उसे फिर हमें संकेतों, चित्रों या भाषा के रूप में हमें वापस से सूचना प्रदान करते हैं। तो इनपुट यूनिट का काम है जो डाटा होते हैं उन्हें कंप्यूटर में प्रवेश कराना, भेजना। इनपुट यूनिट क्या-क्या हो सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ओसीआर, एमआईसीआर और स्कैनर इत्यादि। ये सारे इनपुट यूनिट हैं जो कि हमारी सूचना को कंप्यूटर में भेजते हैं और इन्हें आउटपुट यूनिट में बदलने के लिए कार्य करते हैं। आउटपुट यूनिट क्या-क्या होते हैं? मॉनिटर, जैसे कि हमने कीबोर्ड के थ्रू कोई सूचना कंप्यूटर में डाली है तो उसको वापस से मॉनिटर के द्वारा हम उस सूचना को देख सकते हैं, तो इसलिए मॉनिटर जो है वो आउटपुट यूनिट होगा। इसी तरीके से प्रिंटर है, कोई भी डाटा जिसका कि हम हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो उसे हम प्रिंटर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं प्रिंट करके, तो इसलिए प्रिंटर भी एक आउटपुट यूनिट होगा। इसी तरह प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये सारे आपके आउटपुट यूनिट होते हैं जो कि हमें सूचना प्राप्त कराते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इसे हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है किसी भी सूचना को स्टोर करके रखना, किसी भी डाटा को स्टोर करके रखना। मेमोरी यूनिट दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। मुख्य मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रैम मेमोरी और रोम। रैम का फुल फॉर्म पता होगा आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरीके से मेमोरी, मुख्य मेमोरी दो प्रकार की है, रैम और रोम। और इसी तरह सहायक मेमोरी होती है जिसे कि हम सब्सिडियरी मेमोरी कहते हैं। सहायक मेमोरी में आपका हो जाएगा जो पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क या फिर सीडी वगैरह, जो कि हम बाहर से मेमोरी स्टोरेज यूनिट लगाते हैं, वो आपका सब्सिडियरी मेमोरी में आएगा। नेक्स्ट है आपका गणितीय यूनिट। गणितीय यूनिट इसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। इसका कार्य होता है गणितीय इसका कार्य है सीपीयू के अंक गणितीय कार्यों को करना, किसी भी सूचना का गणितीय कार्य करना, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे कार्य गणितीय यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। लास्ट है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो इस यूनिट का कार्य है अन्य सभी भाग, कंप्यूटर के अन्य सभी भागों पे नियंत्रण रखना कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं, सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इन सब पे नजर बनाए रखना कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। और इसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं उसे पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसके लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर के 5 भाग हो जाते हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट, गणितीय और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ। बच्चों, आज जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका विकास नहीं हुआ था। ये कंप्यूटर पहले के समय में बहुत ही बड़े-बड़े हुआ करते थे। इसका धीरे-धीरे विकास होते-होते आज ये हमें छोटा-सा कंप्यूटर मिला है जो कि हम डेस्कटॉप बोलते हैं या पर्सनल कंप्यूटर, जो कि हमारे यूज़ करने में बहुत ही सिंपल होता है और आसान होता है। तो देखते हैं कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी है, इसका जो विकास का वर्ष है ये 1940 से 1956 के बीच में माना जाता है और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया जाता था।
इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और इनकी गति बहुत ही धीमी होती थी। इनका मूल्य भी बहुत अधिक होता था। इस तरीके से इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कार्य करने में बहुत ही धीमे थे। मेन चीज ये है कि इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी पीढ़ी का विकास वर्ष है 1956 से 1963। इसी के बीच में दूसरी पीढ़ी का आविष्कार माना जाता है। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था और जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं ये वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक बेहतर थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार छोटे थे और गति में तेज थे और ये अधिक विश्वसनीय तरीके से कार्य करते थे और इनकी लागत भी कम होती थी। तीसरी पीढ़ी का आविष्कार तीसरी पीढ़ी का विकास जो है वो 1964 से 71 के बीच में माना जाता है और इस पीढ़ी में एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। इस आईसी चिप का आविष्कार हो गया था और उस टाइम के कंप्यूटरों में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। ये एक चिप जो होते थे आकार में बहुत छोटे होते थे और एक चिप पे सैकड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर एकीकृत किए जाते थे, इसीलिए इनको एकीकृत परिपथ कहा जाता है। और इस चिप से बने जो कंप्यूटर होते थे वे आकार में छोटे और गति में बहुत ही तेज होते थे। इनके कार्य करने की गति बहुत तीव्र थी और इतनी तीव्र थी कि ये एक सेकंड में लाखों जोड़ने और घटाने की क्रियाएं कर सकते थे। चौथी पीढ़ी का विकास 1971 से वर्तमान तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाने वाला एक चिप होता है। इन चिपों का उपयोग करने वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा था। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते थे और इनसे बिजली की खपत भी बहुत कम होती थी और ये सामान्य तापक्रम पर भी कार्य करते थे। इस पीढ़ी के ही कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाने लगा था। अंतिम पीढ़ी है पांचवी पीढ़ी को हम वर्तमान समय या फिर भविष्य के जो कंप्यूटर होंगे उनको हम इसमें रखते हैं और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग मौसम विज्ञान में और रोबोट्स वगैरह में या वीडियो गेम्स में किया जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां होती हैं। आप सभी को इनका केवल ये विकास वर्ष और किस पीढ़ी में किस चीज का आविष्कार हुआ था, किस चीज का मेन यूज किया जाता था, आपको ये याद रखना है। ये देखिए, ये हमने एक टेबल बनाया है कंप्यूटर की पीढ़ियों के लिए। इसमें आपका विकास वर्ष है, जनरेशन पीरियड, और किस जनरेशन में किस चीज का यूज किया गया था ये भी दिया हुआ है और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए गए थे ये भी दिया हुआ है। तो आपको ये इस टेबल से कंप्यूटर की पीढ़ियां याद करने में काफी सहायता मिलेगी। तो ये टेबल आप लोग जरूर पढ़िएगा ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटरों का वर्गीकरण। कंप्यूटर कई प्रकार के होते थे, तो हम इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं कि इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ये अनुप्रयोगों के आधार पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुप्रयोगों के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं।
ये देखिए, पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये देखिए डायग्राम भी देख लीजिए, ऐसा होता था एनालॉग कंप्यूटर, कितना बड़ा होता था। ये है डिजिटल पर्सनल कंप्यूटर की तरह जो आज हम यूज करते हैं, और ये है हाइब्रिड जो कि विशेष कामों के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं? ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट के रूप में डेटा या आंकड़ों के स्थान पे कोई गुणवाचक सूचना लेते हैं और आउटपुट भी गुणवाचक भी प्रदान करते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हम सभी के घर में फ्रिज और टीवी होता है, और उसके साथ फ्रिज या टीवी के साथ एक स्टेबलाइजर हम लगाते हैं। तो स्टेबलाइजर पे एक संकेतक बना होता है जो कि इनपुट और आउटपुट को दिखाता है, मतलब इनपुट के रूप में कितना वोल्टेज आया और आउटपुट के रूप में कितना वोल्टेज आया, ये सारा उस पर शो करता है। तो ये एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर की भांति कार्य करता है। सेकंड देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये इनपुट के रूप में संख्याएं या आंकड़े लेते हैं और उन्हें अंकगणितीय क्रिया करके आउटपुट भी हमें अंकों के रूप में ही प्रदान करते हैं। आजकल जो हम कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक ही कंप्यूटर पर सभी तरीके के कार्य किए जा सकते हैं और ये अधिकतर स्थानों पे प्रयोग किए जाते हैं। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये एनालॉग और डिजिटल का मिला जुला रूप होता है, मतलब इन दोनों को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। इसमें इनपुट के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी सूचना लगातार आंकड़ों में बदलकर दिखाई जाती है तथा आउटपुट एनालॉग के साथ साथ अंकीय भी होता है। ऐसे कंप्यूटरों का उपयोग कारखानों में, मशीनों में किया जाता है। लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल के मुकाबले बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया कंप्यूटर के वर्गीकरण में पहला, अनुप्रयोगों के आधार पे ये 3 प्रकार के कंप्यूटर। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है आकार और क्षमता के आधार पे इन्हें वर्गीकृत किया गया है। ये 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो यानी स्मॉल, छोटा। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस और इसमें स्टोरेज डिवाइस भी प्रयुक्त होती है। इनकी मेमोरी का आकार 16 मेगाबाइट से लेकर 256 मेगाबाइट तक हो सकता है। माइक्रो कंप्यूटर जैसे पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप है, लैपटॉप है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। सेकंड है मिनी कंप्यूटर। मिनी यानी माइक्रो से थोड़ा बड़ा। ये कंप्यूटर माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं आकार में और इनकी क्षमता भी ज़्यादा होती है। इनकी मेमोरी का आकार 64 मेगाबाइट से लेके 512 मेगाबाइट तक हो सकता है। इस पर एक साथ कई लोग बैठ के कार्य कर सकते हैं और एक ही साथ एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। इनका मूल्य बहुत अधिक होता है, इसलिए साधारण लोग इसका मूल्य वहन नहीं कर सकते। इसका प्रयोग उद्योगों वगैरह में किया जाता है। थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के मुकाबले आकार में काफी बड़े होते हैं और इनकी क्षमता भी बहुत अधिक होती है। इसकी मेमोरी का आकार 256 मेगाबाइट से लेके 2 गीगाबाइट तक होता है। इस पर भी एक साथ सैकड़ों व्यक्ति बैठ के कार्य कर सकते हैं।
ये काफ़ी बड़े होते हैं कंप्यूटर, इसलिए इन्हें एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। इनके लिए कमरे का तापमान एक जैसा बना रहना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसके लिए एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए ये जो कंप्यूटर होते हैं बहुत ही खर्चीले होते हैं। इसका प्रयोग टिकट वगैरह में, टिकटिंग के लिए, प्रसारण में, विज्ञापन, वेतन प्रणाली या उत्पादन इत्यादि में किया जाता है। लास्ट है इसमें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अन्य सब तीनों से काफ़ी बड़ा होता है और इसकी क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। ये अन्य सभी कंप्यूटरों से हज़ारों गुना तेज़ होते हैं और इनका कार्य मौसम विभाग में मौसम की जानकारी के लिए, अंतरिक्ष यान, उपग्रह प्रक्षेपण या मिसाइल निर्माण इत्यादि में किया जाता है और ये कंप्यूटर करोड़ों रुपए में आते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सिर्फ विशेष कामों में किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, आकार और क्षमता के आधार पे ये कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटरों का वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर किया गया है। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जैसे सामान्य उपयोग के लिए जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, जैसे कि ये हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ही होते हैं जिनको जनरली यूज किया जाता है, जिसपे हम कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं। इस पे हम कोई भी पत्र दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, आंकड़ों की गणना करना इत्यादि ये सारे काम इस पे कर सकते हैं और इनका मूल्य कम होता है और इनकी क्षमता सीमित होती है। सेकेंड है विशेष उद्देशीय कंप्यूटर। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बड़े होंगे, काफ़ी बड़े होंगे, खर्चीले होंगे और इनकी क्षमता भी काफ़ी अधिक होगी। इनका प्रयोग मौसम का अनुमान लगाने, फिल्में तैयार करने, चिकित्सा में, खनन में, जनगणना, उपग्रह प्रक्षेपण, परमाणु विस्फोट इत्यादि में विशेष उद्देशीय कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंप्यूटरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: अनुप्रयोगों के आधार पे, आकार और क्षमता के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे। अनुप्रयोगों के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार व क्षमता के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और उद्देश्य के आधार पे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के उपयोग। तो अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। वैसे तो अब तक हम समझ गए हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जाता हो, फिर भी इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है व्यापारिक क्षेत्र में। व्यापारिक क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी हम व्यापार करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लेन देन, हिसाब किताब, कि हमने कहाँ से क्या लिया, क्या दिया, इन सब का एक प्रॉपर तरीके से हिसाब किताब करना, ये सारा सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा बहुत ही आसानी से कई सॉफ्टवेयरों और एप्लीकेशन का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्यापारिक क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई भी कच्चा माल आता है तो उसका हम
किस तरीके से प्रयोग करें, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या है, उस इन सब की जाँच के लिए कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो बहुत ही सही गणना करके बताता है कि हाँ, किसी भी मटेरियल का क्या क्वालिटी है और उसका क्या यूजेस है। तो इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। संचार एवं यातायात के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में किसी भी दूर जो व्यक्ति हमसे हमारे जानने वाले जो हमसे दूर रहते थे, उनसे बात करना, उनका हाल-चाल लेना कितना मुश्किल होता था। लेकिन आज के समय में ये बहुत ही सिंपल सी बात है, 1 सेकंड का काम है, आप अपना फ़ोन उठाइए, लैपटॉप उठाइए और तुरंत ही अपने मित्र, रिश्तेदारों से कनेक्ट हो जाइए, उनका हाल-चाल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो पाई हैं। इसी तरीके से यातायात है, जहाँ पहले लोग कहीं भी जाने के लिए सोचते रह जाते थे और अगर वो जाते भी थे तो हफ्तों, महीनों में पहुँचते थे। आज ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल हो गई हैं। हम कहीं भी जाने के लिए तुरंत प्रोग्राम बना सकते हैं और तुरंत टिकट बुक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से संचार और यातायात के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, इन सब में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। मनोरंजन में देखिए फ़िल्म जगत है, कार्टून है जो कि बच्चों के द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो पाई हैं। एनिमेटेड जो एनिमेटेड चलचित्र बनाए जाते हैं, वो सब काफ़ी पसंद किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मनोरंजन में ही आती हैं। खेल के क्षेत्र में खेल में पहले के लोग बाहर जाके खेलते थे, बड़े-बड़े ग्राउंड होते थे, वहाँ सब इकट्ठे होके और सब खेलते थे। लेकिन आज आप बाहर जाएँ या ना जाएँ, अगर आपका बाहर जाने का मन नहीं है और अगर आपको कोई गेम खेलना है, तो आप घर पे बैठ के कंप्यूटर में बैठे-बैठे कोई भी गेम खेल सकते हैं। आज के समय में ये बहुत ही सिंपल सी बात हो गई है कि हम कोई भी गेम कंप्यूटर में बैठे-बैठे खेल सकते हैं, वो भी आसानी से और सबके साथ। ई-गवर्नेंस ई-गवर्नेंस देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसका क्या मतलब होता है इसे ध्यान से सुनिएगा। ई-गवर्नेंस का मतलब है कि कोई भी सरकारी योजना या सरकारी सूचना जो कि सामान्य नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए, वो जिस माध्यम से पहुंचाई जाती है उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, उनके थ्रू कोई भी आम नागरिक सरकार की कोई भी योजना या सूचना को आसानी से जान सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आरक्षण में आरक्षण का क्या अर्थ है? आरक्षण मतलब आरक्षित करना अपने लिए कोई सीट। आप प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, बैठे-बैठे अपने घर में ही कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, अपने नाम से आरक्षित कर सकते हैं, इसी को आरक्षण कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो किसी भी साइट से उसका टिकट बुक करके आप वहाँ का घूमने जा सकते हैं या फिर कहीं आपको कोई फ़िल्म देखना है तो उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं आरक्षण में, मतलब अपने लिए एक सीट आरक्षित कर लेना। तो इस तरीके से हमने देखा कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम लाएँगे जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। आई होप कि आप सबको इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो सब सही से समझ में आ रहा हो और अच्छे से जानने और समझने के लिए मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।